हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, किस तरीके से हम नापतोल करें और ये डिसाइड कर सकें कि हमारा कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। तो इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिंपली हमें आइडेंटिफाई करना है विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट, कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्लियर? तो आप लोग ही बताइए भैया, क्या बेस बनाएं हम इवैल्यूएशन के लिए जिससे कि हम ये कह सकें कि भैया ये कैपिटल स्ट्रक्चर बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसे एग्जांपल की बात करूं, मुझे 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और फॉर एग्जांपल मैं दो जगह से पैसा लेकर के आऊँगा, डेट और इक्विटी से। अगर मैं डेट और इक्विटी से पैसा लेकर के आता हूँ तो मेरे पास वेरियस अवेलेबल कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स बेटा हमारे डेट और इक्विटी के मिक्स क्या क्या बन सकते हैं। भैया बहुत सारे मिक्स बन सकते हैं। 1 लाख का डेट, 49 लाख की इक्विटी, इनफैक्ट जीरो का डेट 50 लाख की इक्विटी, 5 लाख का डेट 45 लाख की इक्विटी, 10 लाख का डेट 40 लाख की इक्विटी। ऐसे न जाने कितने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। इनमें से मेरे लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा वो हम यहाँ पर आज डिटरमाइन करना सीख रहे हैं। तो आइए देखिए कैसे हम डिटरमाइन करें या क्या बेस बनाएं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करने के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हम कैपिटल स्ट्रक्चर को उस कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी लग रही है। भैया जहां कैपिटल की कॉस्ट कम लगे वहां से आप कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जहां हम कम से कम कॉस्ट में हमारा काम चला सकें वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। या फिर दूसरा एंगल लें तो कॉस्ट का ऑपोजिट एंगल है रिटर्न। या तो लागत कम लग रही हो, कॉस्ट कम लग रही हो, या फिर रिटर्न कमाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ कमाई की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने ऑनर्स की कमाई की बात कर रहा हूँ, जिसे हम ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पर इवैल्यूएट करते हैं। और अगर हम उसी को वेल्थ की टर्म्स में लेकर के जाएं तो ईपीएस के बेसिस पर ही हम एमपीएस डिटरमाइन करते हैं। तो मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि एमपीएस के बेसिस पर हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी कि दो बेसिस हो गए बेटा हमारे। सबसे पहला बेसिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही जो हमने पहले पढ़ रखा है, WACC हम यहाँ पर हर एक सोर्स का डिटरमाइन करेंगे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। रिटर्न के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो रिटर्न के लिए हमने दो पॉइंट्स यहाँ पर दिए। पहला ईपीएस अर्निंग पर शेयर और दूसरा एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर। ईपीएस की वर्किंग भी हम पहले ही देख चुके हैं लेवरेज वाले चैप्टर के अंदर कि हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे और वहां से ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? और दूसरा एमपीएस। एमपीएस कैसे डिटरमाइन किया जाता है बेटा? ईपीएस को जब हम प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाता है। नई टर्म आई हमारे लिए यहाँ पर प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब है प्राइस और अर्निंग के बीच में रिलेशनशिप। इससे अगर हम फॉर्मूले की टर्म्स में बात करें तो वो होता है हमारा एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। फॉर एग्जाम्पल पी रेशियो 10 टाइम्स आ रहा है,
यानी एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस इज इक्वल्स टू 10। ये 10 क्या डिनोट कर रहा है? ये हमें ये बताता है कि अगर कोई कंपनी 1 रुपए की अर्निंग कर रही हो तो इन्वेस्टर वहां पर 10 रुपए का पेमेंट करने के लिए रेडी है। अगर कोई कंपनी 1 रुपए की कमाई कर रही हो, भैया तुम जो कमा रहे हो उसी के हिसाब से तो इन्वेस्टर पैसा देगा तुम्हें। अगर आप 1 रुपए की कमाई कर रहे हैं तो इन्वेस्टर आपको 10 रुपए पे करने के लिए तैयार है। अब चूंकि हमारी कमाई अगर 8 रुपए है तो इन्वेस्टर हमें 10 गुना यानी कि 80 रुपए देने को तैयार है। अगर हमारी कमाई 15 रुपए है तो इन्वेस्टर 10 गुना यानी कि 150 रुपए हमें देने को तैयार है। क्लियर? आइए अब हम यहाँ पर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर को किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाए। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ें। आइए क्वेश्चन देखते हैं अपन कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करने के। सबसे पहला एग्जांपल हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन का। द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स and equity capital at various level of debt equity mix are। various levels of debt equity mix are यानी कि various capital structure की हमें debt की और equity की after tax cost available है। next, debt as a percentage of total capital। debt as a percentage of total capital। देखिए ऊपर स्टेटमेंट में आपको कहा कि आपके पास दो ही चीजें हैं, डेट और इक्विटी, और नीचे आपको टोटल कैपिटल में से डेट का परसेंटेज इंडिकेट करके दे रहे हैं। क्लियर? डेट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल। पहले वाले की बात करता हूं, डेट 0 है, 0%, मतलब यानी अगर 100 रुपए की कैपिटल हो तो उसमें से हमारे पास डेट 0 रुपए का है, तो पैसा कहां से आया? फिर भैया दो जगह से आ रहा है ना, डेट और दूसरा इक्विटी। तो पूरा का पूरा पैसा यानी 100 रुपए इक्विटी से आए। दूसरे हिस्से की बात करूं, डेट 20% है, यानी 100 रुपए की कैपिटल में से 20 रुपए का डेट है, तो बाकी बचा हुआ 80 रुपया कहां से आया? भैया इक्विटी से आया। इक्विटी इज 80 रुपीज। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डेट एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल दिया है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। अगर मैं रिक्वायर्ड फंड लोन से या डेट से लेने जाता हूं तो मेरे यहाँ पर इतने इतने परसेंटेज कॉस्ट इनकर्ड होगी। सिमिलरली आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया? डिटरमाइन द कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, टोटल, ओवरऑल। ऐसे दूसरे नाम से अगर वर्किंग आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका बेसिक इंग्लिश मीनिंग यूज कीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कंबाइंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है फॉर ईच लेवल ऑफ डेट। हर डेट लेवल पर हम यहाँ पर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम लेवल। क्लियर? अब बेटा जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे हमारे यहाँ पर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैनर में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन ये डिटरमाइन करा है कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा, और आप अगर इसके हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आपका नंबर यहाँ पर जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, तो मैं आपको इनके हैंड रिटन सॉल्यूशन आप सामने रख करके जब क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपको बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। क्लियर? आइए सबसे पहले हम यहाँ पर WACC जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसी वर्किंग अपन यहाँ कर रहे हैं। क्लियर? WACC कैसे डिटरमाइन करते थे? सबसे पहले लिखे सोर्सेस, देन आफ्टर उनका अमाउंट,
उस अमाउंट की हेल्प से वेट, फिर कॉस्ट और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन WX/KX। सबसे पहला हम पहले लेवल की बात कर रहे हैं। बहुत लंबी टेबल बनेगी ये हमारी, आप अपने सॉल्यूशन के अंदर देख सकते हैं। आइए सबसे पहले पहला डेट और इक्विटी हमें यहां पर दे रखा है। डेट के आगे अमाउंट आ गया बेटा 0, क्योंकि 0% है सबसे पहले वाले के अंदर डेट। तो बचा हुआ इक्विटी, हमारा इक्विटी हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा टोटल आउट ऑफ 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू गिवन है बेटा। 100% में से 0% डेट है, तो 80% हमारे यहाँ पर क्या है, इक्विटी है। नेक्स्ट अमाउंट का कॉलम हो गया 0 और 100। सोर्सेस के कॉलम में आपने लिखा डेट, इक्विटी, उनका अमाउंट 0 और 100। आइए इनसे वेट डिटरमाइन करते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 100 0, 100 डिवाइडेड बाय 100 1। वेट भूल मत जाना भैया, पुराना अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट वेट कहलाता है। और हमने कहा था अगर आप वेट नहीं भी लें तो भी काम हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट उसे परसेंटेज में अप्लाई कर लीजिए। 0 का 10%, 0, 100 का 15%, 15, टोटल कर दिया 0 + 15, 15% हमारा क्या आ गया, WACC। वेट के बेसिस पर डिटरमाइन कर रहे हैं, तो 0 × 10 0, 1 × 15 15, कैसे भी करें एक ही बात रहेगी। आइए एक और कैपिटल स्ट्रक्चर का मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, फिर उसके बाद आप ही करेंगे पूरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट इक्विटी। सोर्सेस के अंदर दो जगह से पैसा आ रहा है बेटा, डेट और इक्विटी दो जगह से हमारे पास पैसा आ रहा है। डेट हो गया 20, तो इक्विटी बचा 80, टोटल 100। वेट का कॉलम अगर यूज कर रहे हैं तो 0.2 एंड 0.8, नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट वर्किंग कर दें। 20 का 10% 2 रुपए, और 80 का 15% 12 रुपए। 2 + 12 हो जाएगा हमारा 14, 14% हो गया हमारा WACC। इस तरीके से आपको 40% डेट पर अपना कॉस्ट डिटरमाइन करना है, सिमिलरली 50% पर और 60% पर। क्लियर कर दीजिए भैया जल्दी से डिटरमाइन, आपका कितना WACC निकल करके आ रहा है हर एक लेवल पर। आइए यहाँ पर आपने जो WACC डिटरमाइन किया है एक बार उसे जल्दी से चेक कर लीजिए बेटा। सबसे पहले में हमारा 0 लेवल पर WACC आया 15%। नेक्स्ट सेकंड में आया हमारा 14%। थर्ड में हमारा आया 14.40%। फोर्थ में आया 15.50% और लास्ट आया 16.40%। विच वन इज बेटर बेटा? जहां हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रहा है वो सबसे अच्छा है, तो सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है, ओनली 14%। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल हमारा EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पर होगा। दिखने में थोड़े से बड़े दिखते हैं ये हमारे क्वेश्चन, लेकिन बेटा बहुत ही आसान होते हैं, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट,
एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। MC Limited is planning an expansion program which will require rupees 30 crore and can be funded through one of the three following options. 30 करोड़ रुपए की एक्सपांशन पर्पस से ज़रूरत है और इसके हमारे पास 3 अल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, यानी 3 सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है जहां से हम इनकी फंडिंग कर सकते हैं। हमें फंड कहां से अरेंज करना चाहिए वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन डिसीजन है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन या सिंपली फाइनेंसिंग डिसीजन भी हम कह दिया करते हैं। तो यहाँ वही पूछा गया है कि आपके पास जो 3 ऑप्शन है उनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहला, इशू फर्दर इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार। हम 100 रुपए वाला शेयर पार वैल्यू पर यहां पर इशू करते हैं। रेज लोन एट 15% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट पर हम यहां पर लोन ले लें। इशू प्रेफरेंस शेयर्स एट 12%, 12% की रेट पर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दीजिए। तो 3 ऑप्शन हो गए भैया आपके पास 30 करोड़ के। इक्विटी शेयर से ले आइए, लोन से ले आइए या फिर प्रेफरेंस शेयर से ले आइए। हमें यहाँ पर ये डिटरमाइन करना है कि कहाँ से लाना कंपनी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, हमारे ऑनर्स के लिए कहाँ से फंड रेज करना ज़्यादा बेटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंट पेड अप कैपिटल इज ₹60 करोड़, यानी 60 करोड़ की तो ऑलरेडी हमारे पास पेड अप कैपिटल है। मतलब कि इक्विटी शेयर से हम 60 करोड़ का कैपिटल ऑलरेडी है। ऊपर कहा था ना एक्सपांशन के लिए चाहिए, यानी हम एग्जिस्टिंग कंपनी है। कभी कभी क्वेश्चन नई कंपनी के रेस्पेक्ट में भी आ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, यानी हमारी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 60 करोड़ प्लस एक्सपांशन का 30 करोड़, टोटल 90 करोड़ के कैपिटल से हम यहां पर बिजनेस करेंगे। क्लियर? 90 करोड़ के कैपिटल से आप यहां पर बिजनेस करेंगे और अभी का जो EBIT है वो 12 करोड़ है। आफ्टर द एक्सपांशन EBIT इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹15 करोड़ पर एनम। आगे फ्यूचर में एक्सपांशन के बाद हमारा EBIT बढ़ करके 15 करोड़ हो जाएगा। तो हमारे लिए तो भैया 15 करोड़ वाला EBIT ही काम का है। Assume tax rate 50%. Calculate EPS under 3 financial plan options indicating the alternative giving the highest return. तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर EPS डिटरमाइन करना सीखेंगे। EPS डिटरमाइन करने से पहले भी आप यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करें कैपिटल स्ट्रक्चर का। उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर हमारा EPS डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? जैसे जैसे क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा बेटर होता जाएगा कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत सटीक तरीके से प्रिपेयर कर ले। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब हम ये देख रहे हैं हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। तो आइए सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाइए बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर। और कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमें 2 कॉलम चाहिए, लेकिन हम तीनों प्लान का एक साथ बना रहे हैं, इसलिए पहला कॉलम सोर्सेस का, 3 कॉलम अमाउंट के, फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर, थर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। उन्हें आप नाम दे सकते हैं ABC के नाम से हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C। क्लियर? आइए सोर्सेस में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 जगह है पैसा आने की। इक्विटी शेयर कैपिटल, 15% लोन एंड 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले आप सोर्सेस में लिख लीजिए तीनों चीजें लाइन से। इक्विटी शेयर कैपिटल,
15% loan and 12% preference share capital. आइए सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। 60 करोड़ तो हमारे पास इक्विटी से ऑलरेडी है। नया 30 करोड़ कहाँ से लेकर के आए बेटा अपन? इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो दोनों मिलाकर के इक्विटी कितनी हो गई हमारी? 90 करोड़ की। तो 90 करोड़ इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, इससे अच्छा आप टेबल के ऊपर लिख दीजिए रुपीज इन करोड़ और यहाँ नीचे लिख दीजिए 90। तो हमें बहुत सारे जीरो जीरो नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ, आजकल लोग 20 लाख करोड़ के जीरो गिनने में लगे हुए हैं बेटा, उसमें तुम्हारा 13 जीरो है। यस रियली 13 जीरो है। आइए नेक्स्ट दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर। 60 करोड़ की तो इक्विटी कैपिटल है ही सही। नया पैसा कहां से आ रहा है? लोन से। तो 60 करोड़ आप इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे लिख दीजिए दूसरे कॉलम में, और 30 करोड़ आप लिख दीजिए लोन वाले कॉलम में, 15% लोन। क्लियर? इसी तरीके से तीसरे ऑप्शन में कहां से आ रहा है बेटा पैसा? प्रेफरेंस शेयर से। तो 60 करोड़ की तो इक्विटी शेयर कैपिटल एज इट इज, लोन वाले कॉलम में डैश लगा दीजिए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिख दीजिए 30 करोड़। क्लियर? आइए तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे सामने बन चुके हैं। अब हम इनके बेसिस पर हमारा ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए आप कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ईपीएस आप सब लोगों को डिटरमाइन करना आता है, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पर फॉर्मेट रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से हमारा ईपीएस डिटरमाइन किया जाता है। ये हमने सबसे पहले लेवरेज चैप्टर के अंदर पढ़ा था। क्लियर? आइए ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। पर्टिकुलर्स में आप एक बार लिख लीजिए ईबीआईटी, उसमें से माइनस किया इंटरेस्ट, तो हमारे पास क्या निकल के आया बेटा? ईबीटी, पूरा नाम अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस किया टैक्स, तो हमारे पास निकल कर के आ गया ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हमारे पास निकल कर के आ जाएगा ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड कर देंगे हम इसे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास ईपीएस निकल करके आ जाएगा। आइए सेकेंड कॉलम यानी लोन वाला कॉलम मैं करवा रहा हूं, लोन वाला कैपिटल स्ट्रक्चर, और फर्स्ट और थर्ड आप लोगों को करना है। आइए सीधे आ जाइए ईबीआईटी। एक्सपांशन के बाद की परफॉर्मेंस ले रहे हैं अपन, तो ईबीआईटी आ जाएगा हमारा 15 करोड़, तो ईबीआईटी में लिख दीजिए 15। इंटरेस्ट लोन पे दिया जाता है, निकालो भैया कितना लोन है आपके पास। कैपिटल स्ट्रक्चर चेक करो, हमने वो इसीलिए बनाया है। ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास लोन है 30 करोड़ का, तो 30 करोड़ का 15% 4.50 लिख दो भैया। इंटरेस्ट 4.50, 15 माइनस 4.50 कितना बचा? 10.50। टैक्स माइनस कर दीजिए 50%, आधा टैक्स लग जाएगा भैया 5.25। ईएटी आ गया अगेन 5.25। प्रेफरेंस डिविडेंड इस वाले कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है बेटा। जब भी आप किसी चीज की वैल्यू डिटरमाइन करें, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को देखें, उसी के बेसिस पर वर्किंग लेनी है। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर सही बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन है, इंटरेस्ट दे दीजिए। कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस डिविडेंड है,
प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स कैपिटल स्ट्रक्चर में से निकलेंगे, ठीक है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड 0, तो EAES आ गया हमारे पास 5.25। डिवाइड कर देंगे हम इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास EPS आ जाएगा। 60 करोड़ की कैपिटल है और हर एक शेयर 100 रुपए का है, तो 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.6 करोड़। हमारी पूरी वैल्यूज करोड़ में चल रही है तो 0.6 ले ले बेटा। भैया 60 करोड़ की कैपिटल है, हर शेयर 100 रुपए का है, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए? 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, 0.60। तो 5.25 हमारा EAES आ रहा था, उसे डिवाइड करा मैंने 0.60 से, तो हमारे पास EPS आ गया 8.75। क्लियर? ऐसे ही जब आप ऑप्शन ए का डिटरमाइन करोगे तो वो आएगा आपका 8.33, और ऑप्शन सी का डिटरमाइन करोगे तो वो आएगा 6.5। तो भैया कहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 में 8.75% का। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? तो हमें यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन सा अल्टरनेटिव सबसे ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपको मैक्सिमम EPS प्रोवाइड कर रहा है। करंट सिनारियो के अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए वही होगा। अब देखो और किस किस तरीके से क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं, उसका मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ। ये जो EBIT दिया था 12 करोड़ और 15 करोड़, इसकी डिटेल हो सकता है आपको नहीं दी होती, इसकी डिटेल्स आपको अवेलेबल नहीं होती कि 12 करोड़ EBIT है या 15 करोड़ EBIT। इसको वो परसेंटेज में दे देता कि रिटर्न ऑन कैपिटल इज 20%। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑन कैपिटल इज 20%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल 20% है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कैपिटल कितनी हमारी 60 + 30, 90 करोड़ की हमारी कैपिटल है, उसका 20% हमारा रिटर्न है, तो 90 का 20% 18 करोड़ हमारा EBIT आ जाता। इस तरीके से हमें यहाँ पर EBIT निकालना पड़ता। पॉइंट समझ में आया? क्या कहा? EBIT की डिटेल डायरेक्ट नहीं दे करके आपको यहाँ पर उसकी डिटेल परसेंटेज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकती थी। तो वो कैपिटल का रिटर्न है, तो कैपिटल जितनी भी हमारी है उसका स्पेसिफिक परसेंटेज हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया बेटा? दूसरा पॉइंट, अभी जो पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर था इसमें ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल था। हो सकता है पुराने कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन भी हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर 3 की जगह 4 कॉलम बना लें अमाउंट के, पुराना भी लिख लें साथ में, इक्विटी शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब जब भी किसी अमाउंट को आप यूज कर रहे हैं तो पुराना प्लस नया, जैसे हमने करा था ना ऑप्शन ए में, इक्विटी शेयर्स कितने बोले 60 करोड़ पुराने तो है ही सही, प्लस 30 करोड़ और नए, तो टोटल हो गए 90 करोड़। अब यूं समझो पुराने कैपिटल स्ट्रक्चर में 30 करोड़ का तो इक्विटी होता और 30 करोड़ का डेट होता। तो हम कैसे करते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, 30 करोड़ पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल, 30 करोड़ नया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 60 करोड़। 30 करोड़ पुराना डेट, नया डेट ऑप्शन ए में कोई भी नहीं है क्योंकि इक्विटी शेयर से पैसा आ रहा है, तो ऑप्शन ए में अपन ने यहां पर क्या ले लिया 0, तो डेट कितना आ गया टोटल 30 करोड़। यानी सिंपल शब्दों में पुराने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर नया ऑप्शन जोड़ते जाइए और कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते जाइए। क्लियर?
आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे रिटर्न का पहला बेसिस था, ईपीएस। ईपीएस के बेसिस पर हमें इवैल्यूएट करके देना था। अब अगर एमपीएस पूछ लिया जाता तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे होती? ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज, कोई सिंगल लाइन के अंदर चेंजेस नहीं, बस एक लाइन एडिशन आ जाती, वो होती प्राइस अर्निंग रेशियो की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल प्राइस अर्निंग रेशियो हमारा 10, 12 और 15 है, 10, 12 और 15, या उल्टा ले लीजिए 15, 12 और 10, सॉरी उल्टा ही लीजिए, 15, 12 और 10, 15, 12 और 10। अब अगर पी रेशियो आपको गिवन है तो एमपीएस कैसे डिटरमाइन होगा? सबसे पहले हम पी रेशियो का लॉजिक समझें। जैसे मैंने अभी 10, 12, 15 बोल करके वापस इसको रिवर्स करा है, 15, 12, 10 ज़्यादा एक्यूरेट है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर कहीं कंपनी में रिस्क ज़्यादा है, किसी कंपनी के अंदर अगर रिस्क ज़्यादा है तो इक्विटी शेयर होल्डर पैसा देने से कतराएगा। वहीं अगर कंपनी में रिस्क कम है, यानी कि बहुत सी बार आप लोगों ने देखा होगा कि यार दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज लिखा है, पर फिर भी टीचर ने दोनों को अलग अलग मार्क्स अलॉट कर रखे हैं, एक को 8 नंबर दे दिए, दूसरे को 10 नंबर दे दिए। ऐसी नाइंसाफी क्यों? भैया आंसर एक जैसा है, कंटेंट एक जैसा है, बट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर जमीन आसमान का अंतर हो तो फिर वहाँ मार्क्स के अंदर डिफरेंस आ सकता है। आ रही है बात समझ? यानी जितना घटिया प्रेजेंटेशन होगा, भले ही आपका आंसर सही है, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, आपको वहाँ मार्क्स अच्छे अलॉट होंगे। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, भले ही आप सब 1-1 रुपया कमा रहे हो, कंपनी ए, बी, सी तीनों प्लान के अंदर 1-1 रुपए के ईपीएस के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ। पहले वाले में हम 15 रुपए देने को तैयार हैं, और दूसरे वाले में सिर्फ 12, और तीसरे वाले में सिर्फ 10। ऐसा क्यों भैया? भैया पहले वाले ऑप्शन के अंदर रिस्क नहीं है तो इन्वेस्टर इजीली पैसा देने को तैयार है, दूसरे वाले में रिस्क है तो थोड़ा कम, तीसरे वाले में अगर और ज़्यादा रिस्क है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे जैसे रिस्क बढ़ती है वैसे वैसे पी रेशियो कम होता जाता है, इन्वेस्टर वहाँ कम पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी होता है। तो मुद्दा हमारा ये है कि अगर पी रेशियो गिवन है तो हम एमपीएस के बेसिस पर इवैल्यूएशन करेंगे, जो भी ईपीएस आया है उसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास एमपीएस आ जाएगा। क्लियर? तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करने के तरीके होते हैं बेटा, कि हम इस तरीके से हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करते हैं। जल्दी से क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले आप WACC यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पर इवैल्यूएट कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर रिटर्न यानी ईपीएस और एमपीएस के बेसिस पर इवैल्यूएट कर सकते हैं। दोनों ही वर्किंग जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके थे, तो यहाँ सिर्फ हमें क्वेश्चन करने को रहा, तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन किया। आपको अगर इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आपका व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ये चीज़, या फिर आप अपनी मेल आईडी डाल दीजिए। क्लियर?